हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, मार्च एंड में हमने आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर किया था कि मार्केट हमें नियर टर्म में सरप्राइज कर सकता है और बाज़ार में लगभग वैसा ही होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों में अगर आप लोज से देखें तो निफ्टी ने करीब 750 पॉइंट्स का गेन कर लिया है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ सीज फायर की एक और बड़ी कोशिश चल रही है और वही आज के रैली के लिए ट्रिगर था। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये रैली कितने टाइम तक चलेगी, क्या ये सस्टेन होगी या फिजल आउट हो जाएगी, और क्यों हम लगातार कह रहे हैं कि मार्केट एक बार फिर हमें बेवकूफ़ बनाने की तैयारी कर रहा है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो हमने करीब मार्च 30 को एक वीडियो बनाया था और आपके साथ हमने शेयर किया था कि मार्केट में एक रिकवरी के चांसेस हमें देखने को मिल रहे थे और ये हमने की लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे और ये सारे लेवल्स ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। 22,500 से ऊपर मार्केट गया और 1-2 दिन तक रैली सस्टेन होती हुई दिख रही है। और अब जो हमारा जो आखिरी लेवल था, तीसरा लेवल था कि 22,900 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो ये रैली सस्टेन हो सकती है और अगले 1-2 हफ्तों तक रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन इसने ये लेवल क्रॉस कर लिया है। अब देखना है कि क्या ये सस्टेन होता है, क्योंकि हो सकता है आज ये इसने सेकंड हाफ में इसने उसे क्रॉस किया तो कुछ ही घंटे तक ऊपर सस्टेन किया, तो हमें देखना है कि क्या यहाँ पर वो सस्टेन कर रहा है और अगर करेगा तो हमें कुछ दिनों तक रैली देखने को मिल सकती है। तो मार्केट के बारे में, उसके डायरेक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम समझते हैं पहले कि आज ये रैली हमें क्यों देखने को मिली, उसके पीछे क्या फंडामेंटल ट्रिगर्स थे। तो आइए पहले ग्लोबल इंडिकेटर्स को देख लेते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो आज जब सवेरे एशियन मार्केट्स खुले तो कोरियन मार्केट्स में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। निक्केई ने भी उसे फॉलो किया और वहाँ पर भी हमें तेज़ी देखने को मिली। हैंग सेंग आज क्लोज था तो ये अप्रैल 2 के प्राइजेस दिखा रहे हैं। और इंडिया विक्स जो हमारा फियर इंडिकेटर है वो हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि फियर अभी भी हाई है। हालांकि ऊपर के नीचे से नीचे आता हुआ तो ज़रूर दिखा है, लेकिन ये अभी भी 25 के ऊपर अड़ा हुआ है। जब तक इसमें फॉल देखने को नहीं मिलेगा हम सस्टेनेबल मार्केट में रैली नहीं देख पाएंगे, तो ये बहुत क्रिटिकल है। क्रूड भी अगर आप देखिए तो 100 के ऊपर अब ये सेटल हो गया है। अभी आज 110 के ऊपर गया था, फिर हमें मार्जिनल डिप देखने को मिला। ट्रेडर्स लोग पोजीशंस बनाते हैं, बेचते हैं, शॉर्ट करते हैं, थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन मोटा मोटा हेडलाइन ये है कि 100 के ऊपर और 105 के ऊपर क्रूड सस्टेन कर रहा है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को छोड़ दें, ग्लोबल मार्केट्स ग्रीन में हैं, इंडियन मार्केट्स ग्रीन में हैं, लेकिन जो वॉर के की इंडिकेटर्स हैं वहाँ पर कोई रिलीफ हमें देखने को नहीं मिल रही। रुपया, आरबीआई ने बड़ा स्टेप किया और रुपए को डिफेंड करने की कोशिश की और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला, लेकिन 93 जो है लेवल अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जिस तरीके से क्रूड बढ़ रहा है उसका जो इम्पैक्ट है ना, शॉर्ट टर्म में हम उसे फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले 6 से 8 महीने में इसका हमें डीप इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हमारे बैंक्स पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इसके बारे में हम किसी वीडियो में सेपरेटली बात करेंगे। अब अगर आप देखें तो सवेरे एशियन मार्केट्स ग्रीन में रहे, इंडियन मार्केट्स ग्रीन में रहे और कुछ खबरें आई सीज फायर की, उसमें कितनी सच्चाई है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक नए सीज फायर इनिशिएटिव की खबर आई है, रॉयटर्स ने इसे आज पब्लिश किया और इसी के बेसिस पर यही ट्रिगर था जिसकी वजह से मार्केट्स में हमें रैली देखने को मिली। तो उसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जा रहा है। इट इज एम्ड एट एंडिंग यूएस ईरान हॉस्टिलिटीज एंड रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो एक कोशिश चल रही है
कि बेशक लड़ाई चलती रहे लेकिन हॉर्मूज को खोल दिया जाए, और एक बार ये सीज़फायर एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके 15-20 दिनों के विंडो के बाद फाइनलाइज अ ब्रॉडर परमानेंट सेटलमेंट इन इस्लामाबाद, और इसकी कोशिश चल रही है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये पीस प्रपोजल अमेरिका को दिया गया, ईरान को दिया गया, तो इसके होप में मार्केट्स रैली कर रहे हैं। नीदर साइड हैज़ एग्रीड टू द डील येट। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बीच में मीडिएशन करता है तो दोनों पार्टीज़ को प्रपोजल दिए जाते हैं और दोनों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो झुके, और इस तरीके के एफर्ट्स चलते हैं। तो इसको पूरी तरीके से हम खारिज नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इसमें दोनों पार्टी में से एक को तो कम से कम पहले मानना पड़ेगा कि हाँ ये टर्म्स हमें एग्रीएबल है, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। सो नो ऑफिशियल एक्सेप्टेंस और कमेंट फ्रॉम आइदर गवर्नमेंट और इवन पाकिस्तानी ऑफिशियल सो फार। तो ऑफिशियली तो कोई कह नहीं पा रहा है। अब ये जब सोर्स बेस्ड न्यूज़ होती हैं, कितनी रिलायबल होती नहीं होती हैं हमें नहीं पता। कई दफ़े मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसी खबरें प्लान की जाती हैं, और कभी भी कोई भी न्यूज़ एजेंसी होती है अपने सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करती है। तो वो हमारे यहाँ जैसे इंडिया में होता है, कोई भी खबर सूत्रों के हिसाब से चला दी जाती है और उसके बेसिस पर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो अभी तक कोई ऑफिशियल इसका कंफर्मेशन नहीं है। स्केप्टिसिज्म रिमेन्स हाई ड्यू टू पास्ट फेल्यूर्स। अब आप मुझे बताइए, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बात हो रही है सीज़फायर का एग्रीमेंट हो गया, ये हो गया? ये चौथा या पांचवा इंस्टांस है जब इस तरीके की डिस्कशन हो रही है। सो कॉशन इज एडवाइज्ड एज दिस रिप्रेजेंट द फोर्थ और फिफ्थ सीज़फायर होप। और सबसे ज़्यादा होप जो है कि बातें कौन करता है? हम लोग करते हैं, मार्केट वाले करते हैं, क्योंकि हमें अपने पैसे बनाने और बचाने की सोचनी पड़ती है, लेकिन वहाँ लोगों की जान जा रही है। द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज स्टिल एस्केलेटिंग। क्या ग्राउंड पर कोई बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है। आज खबर आई कि इजराइल ने सीज़फायर के लिए मना कर दिया। तो जिस तरीके से बॉम्बिंग हो रही थी वो हो रही है। इनफैक्ट अगर ग्राउंड पे आप देखेंगे तो एस्केलेशन पे एस्केलेशन हुआ जा रहा है। कॉमर्शियल ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज डाउन ओवर 90%। कुछ ही जो कंट्रीज के शिप्स वहाँ से जा रहे हैं फ्रॉम प्री वॉर लेवल, एंड ईरान मेंटेन्स इट्स स्ट्रिक्ट डिमांड फॉर फुल वॉर कंपेंसेशन। आपने ईरान को बर्बाद कर दिया, सारे ब्रिजेस कॉलेजेस सब तोड़ दिए। ईरान बोल रहा है भैया हमें पैसे दो तभी हम हॉर्मुज खोलेंगे। सो बिफोर ऑफिशियली रीओपनिंग द वाटरवे। अब ये जो सिचुएशन है, पीस वीस की बातें और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिले करने की बातें, तो इसमें अक्सर जो होता है इसका एक दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि यूएस इजराइल दे आर बाइंग टाइम। उनके डिफेंस के जो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और वो जो भी उन्हें एम्यूनेशन और जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ये भी एक थ्योरी है कि वो टाइम बाय कर रहे हैं। तो ये पीस, ये सीज़ फायर की जो बातें हो रही हैं, ये एक धोखा भी हो सकता है, और ट्रम्प को हम जानते हैं इतनी आसानी से वो पीछे नहीं हटेंगे। सो मार्केट ट्रेडिंग कैरीज एक्सट्रीम रिस्क। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। वाल एन ऑफिशियल एग्रीमेंट वुड लाइकली ट्रिगर क्रूड सेल ऑफ। तो अगर ये खबर आ जाती है यूएस या ईरान कहता है, तभी क्रूड में सेल ऑफ होगा और सस्टेनेबल हमें मार्केट में रैली देखने को मिलेगी। ट्रेडिंग ऑन अनकन्फर्म्ड हेडलाइन इज डेंजरस। द फिजिकल ऑयल मार्केट विल ओनली स्टेबलाइज व्हेन शिप्स एक्चुअली रिज्यूम नॉर्मल ट्रांजिट। तो वहाँ पर जिसकी वजह से बाज़ारों में प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक
जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स। और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब आइए बात करते हैं कि क्यों ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। और इस वक्त अगर हम सीज फायर की होप और रिकवरी की होप में इस फोमो के माइंडसेट से मार्केट में पैसा लगा दें कि अगला मौका नहीं मिलेगा, हम रैली को मिस कर देंगे, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो ये 2008 का चार्ट आपको दिख रहा है और इसमें क्या हुआ देखिए, मार्केट्स ऑल टाइम हाई में, एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट्स, हाई रिटेल पार्टिसिपेशन, एवरीबॉडी इज बुलिश। और ऐसे में क्या होता है, सडनली जो क्राइसिस की शुरुआत होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत होती है, मार्केट गिरता है, लोग इसे कहते हैं कि ये तो गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है, खरीदने का टाइम है, और कई लोग उस फर्स्ट फॉल को खरीदते हैं। इसके बाद एक रैली होती है, देखिए 28% की रैली होती है, और ये वीकली चार्ट है, यानी कि ये रैली कई हफ्तों तक चलती है। अब सोचिए कितने लोगों ने इसमें एंट्री की होगी, कितने लोगों ने इस पर अपने पोजीशंस को बढ़ाया होगा कि भैया ठीक है, करेक्शन ख़त्म हो गया, हम अपनी पोजीशंस को और बड़ी करते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल शुरू होता है, और फिर 22% की रिकवरी होती है। वीक आफ्टर वीक, वीक आफ्टर वीक रैली हमें देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट लेग ऑफ बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता है, और जब आप इस जोन पर आते हैं तो जिनको भी पैसा लगाना होता है, कुछ लोग एवरेज करते हैं, जो नए मिस्ड आउट लोग हैं वो भी घुस जाते हैं, सारे लोग यहाँ पर घुस चुके होते हैं। और फिर जो फॉल होता है, कोई खरीदने वाला नहीं होता, कोई बचाने वाला नहीं होता, और मार्केट फ्री फॉल पे होता है। इस स्टेज पर आते आते लोग बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने पोर्टफोलियो को वैसे का वैसा छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें करीब करीब जो है 65% तक का फॉल हमें मार्केट में देखने को मिला, और स्टॉक्स, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स, 70, 80, 90% तक गिर गए। अब अगर दोनों सिचुएशन को आप कंपेयर करें, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे तो फाइनेंशियल क्राइसिस थी। दोस्तों, क्या आज हम फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ नहीं जा रहे हैं? आप मुझे बताइए। आज जिस तरीके से जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं इंडियन मार्केट में, जितने भी बैंक्स हैं सबको हेवी बॉन्ड मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं, MTM लॉसेस उनके बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने RBI को रिक्वेस्ट किया है कि हमें जो इसकी प्रोविजनिंग करनी है, इस लॉस से अपने आप को बचाने के लिए जो कैपिटल हम रिजर्व करते हैं उसमें थोड़ी छूट जाए, और अगर ये लॉसेस इसी तरीके से बढ़ेंगे तो बड़ा लॉस बैंक को हो सकता है, और उनके प्रॉफिट्स पर इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इमेजिन करिए अगर ये क्रूड 150 के ऊपर चला जाता है, जिसके बारे में कई लोग बोल रहे हैं, और सस्टेन करता है, इन बैंकों को कितना MTM लॉस होगा। तो हम फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसी तरफ चल रहे हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आप अगर गूगल सर्च करेंगे आपको खबरें मिलेंगी, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। तो एक तरफ आपके जो रोज़गार, जो फैक्ट्री बंद हो रही है, प्रोडक्शन, GDP, दूसरी तरफ क्रूड इसी तरीके से बढ़ा, इन्फ्लेशन इसी तरीके से बढ़ता रहा, तो आपके बैंकों को हैवी लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। और इसीलिए बैंक में अब देखिए, बैंक निफ्टी में कि अभी ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो वैसे सिचुएशन में हम हैं।
तो अभी मैं कोई यहाँ पर पैनिक नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक अब प्रेशर फील करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर क्रूड 150 के ऊपर जाता है, ये लड़ाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, आरबीआई करेंसी को बचाने के लिए और इन्फ्लेशन को बचाने के लिए रेट्स को बढ़ाती है, साथ में यूएस वाले भी रेट्स को बढ़ाते हैं। और यूएस में भी अगर आप जाके देखें, इन्फ्लेशन छप्पर फाड़ के ऊपर चला गया है। चाहे ग्रॉसरी आइटम्स हो, मीट प्रोडक्ट्स हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, इवन चिप्स तक भी वहाँ पर महंगे हो गए हैं। तो वहाँ पर भी रेट्स को अगर बढ़ाया गया, उसका इम्पैक्ट होगा, इंडिया में भी बढ़ाया जाएगा, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस को क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जब तक क्रूड में रिकवरी हमें नहीं देखने को मिलती, सस्टेनेबल रिकवरी, तब तक हमें इस सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, इस वक्त ये जो टाइम है, जो मार्केट में हमें अगर रैली देखने को मिलती है, यहाँ से मार्केट्स ऊपर जाते हैं, इस रैली का इस्तेमाल हमें फ्रेश मनी डिप्लॉय करने के लिए नहीं करना है। अपने बुरे स्टॉक्स को निकाल कर थोड़े कैश रिजर्व को बचाना है, ताकि अगर मार्केट और नीचे आता है, आपके स्टॉक्स वैल्यू जोन में आते हैं, तो वहाँ पर आप पोजीशन को बढ़ा सके। तो इसलिए ये टाइम एडवेंचरस होने का नहीं है, ये शायद अगर ये रैली आती है तो मार्केट हमें एक मौका दे रहा है कि हम अपने पोर्टफोलियो, अपने मिस्टेक्स को फिक्स कर सके। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। और इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है कि ये जो रैलीज हमें दिख रही हैं, ये दरअसल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ट्रैप होता है और इसी में सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। अब भाई दोस्तों, मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज हम 22,900 के ऊपर चले गए हैं और पिछले 3 दिनों से हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी की बात करें, जो फियर का इंडिकेटर होता है, वहाँ क्या सिचुएशन है? सो देयर इज़ नो चेंज एक्चुअली। अगर आप देखिए, कॉल आईवी में तो थोड़ा राइज भी हुआ है। विक्स में भी आप देखिए हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है, मल्टी मंथ हाईएस्ट लेवल पर विक्स चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है। ऑप्शंस मार्केट, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ये रिटेल का प्लेग्राउंड होता है। रिटेल वाले काफ़ी पोजीशंस बनाते हैं, तो वहाँ पर अच्छा राइज हमें देखने को मिला है। तो ऑप्शंस मार्केट में सेंटिमेंट्स बुलिश हैं, क्योंकि पुट कॉल रेशियो में राइज देखने को मिला है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बेरिश पोजीशंस बन रही हैं। अब आज मार्केट इतना ऊपर गया, हम 22,200 से 22,900 के ऊपर चले गए। यहाँ पर पोजीशंस ऐड, बुलिश पोजीशंस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुई हैं और ये पोजीशंस भी बेरिश पोजीशंस है। क्यों, मैं वो आगे आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर प्रीमियम देखिए, तो अप्रैल मंथ का जो प्रीमियम है कितना कम है। ये प्रीमियम कम से कम 140 होना चाहिए। सो हाई प्रीमियम मार्केट नहीं कमांड कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस वहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। और अगर आप मई महीने में भी देखें तो वहाँ पर भी पोजीशंस रोल ओवर होती हुई शुरू हो गई हैं। यहाँ पर भी जो प्रीमियम है निफ्टी फ्यूचर्स का बहुत कम है। एनएसई टर्नओवर पिछले 2-3 दिनों से मार्केट रैली कर रहा है, टर्नओवर डाउन हुआ है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर ये ट्रेंड जल्दी ही ख़त्म हो सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा है और एफआईए की इंडेक्स शॉर्ट की पोजीशन देखिए, कोई बदलाव नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में रैली चल रही है, लेकिन यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। इनकी शॉर्ट पोजीशंस लगातार बनी हुई हैं। कैश मार्केट में तो ये लगातार रोज़ सेल कर रहे हैं। तो विक्स में कोई बदलाव नहीं है, क्रूड में कोई बदलाव नहीं है, एफआईए के कैश मार्केट में कोई बदलाव नहीं है, एफआईए के फ्यूचर्स मार्केट में कोई बदलाव नहीं है। डेटा अगर हम देखें, कहीं से भी हमें रिलीफ नहीं है। उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर जा रहे हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस रैली को थोड़ा हमें कॉशियसली देखना है। हो सकता है ये रैली सस्टेन कर लिया है, अगले 1-2 हफ्ते तक भी चल जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस और अपने पोर्टफोलियो को वहाँ पर फिक्स करना है। एज ए ट्रेडर आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं अगर आप कन्विंस्ड हैं कि ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें इसे जो है अपनी पोजीशंस को लाइट करने के लिए
यूज़ करना चाहिए। अब भाई दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि 22,900 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो कुछ दिनों तक हमें रैली होती हुई दिख रही है। आइए पहले एक बुलिश केस को एवेल्युएट करते हैं कि मार्केट के बुलिश होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहली चीज़ जो हमने आपके साथ ये लेवल शेयर किया था, उससे ऊपर मार्केट चला गया, हालांकि कुछ टाइम तक ही सस्टेन किया है। कल का दिन हमें देखना है, मोस्ट लाइकली करेगा इसके ऊपर। और दूसरा इंडिकेटर है कि इसने इस जो पैटर्न है, जो डिसेंडिंग वेजेस पैटर्न है, इसको भी ब्रीच कर दिया। तो ये भी हमें बता रहा है कि ये रैली कुछ दिनों तक चल सकती है। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम डाउन है। अब वॉल्यूम की एक खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखिए, ये प्राइस एक वी पैटर्न टाइप का बना रहा है। यहाँ पे बॉटम हुआ, रिकवरी हुई और पहले भी डाउन था, एक स्विंग लो टाइप का सिचुएशन बना रहा है और इसका मिरर इमेज यहाँ पे बना रहा है। अक्सर ऐसा जो फॉर्मेशन होता है ये एक बॉटम को इंडिकेट करता है। ये बॉटम शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, 2 से 3 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है। और इसके अलावा मैंने आपके साथ शेयर किया कि कई इंडिकेटर्स अगर आप देखें, ये देखिए डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, ये हमारे इंडिकेटर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, ये डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, ये डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही ये जो हमारा इंडिकेटर है, यहाँ पर देखिए इसने ये देखिए इस रिकवरी को इसने प्रेडिक्ट किया था, उसी तरीके से इस रिकवरी को भी इसने प्रेडिक्ट किया। तो कई इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि ये रैली सस्टेन हो सकती है। क्या आज हम ये कंफर्मली कह सकते हैं कि रैली लंबी चलेगी? मैं आज ये कॉल नहीं लूँगा। आज काफ़ी दिनों के बाद 22,900 ब्रीच हुआ है। मुझे लगता है हमें कल का दिन देखना चाहिए। कल का दिन बहुत क्रूशियल है और कल अगर कहीं से भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, किसी भी पार्टी ने ये एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर क्रूड में कोई मेजर बदलाव होता है, तभी ये रैली ट्रिगर करेगी। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्निकल फैक्टर्स, फंडामेंटल्स वो अपनी जगह हैं, लेकिन फंडामेंटल फैक्टर्स को इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अगर कल मार्केट ग्रीन में रहता है, मुझे लगता है अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि ये रैली आगे सस्टेन कर सकती है। और अगर आपको लॉन्ग जाना है तो मुझे लगता है अभी हमें वेट करना चाहिए एज ए ट्रेडर, और कल का दिन हमें देखना चाहिए। कल एक्सपायरी भी है और देखते हैं मार्केट वहाँ पर क्या कर सकता है। और आज का मूव हो सकता है एक्सपायरी से इंस्पायर्ड भी हो। तो लॉन्ग जाने के लिए मुझे लगता है थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिनों के लिए मेरा व्यू क्लियर नहीं है और थोड़ा सा बुलिश बायस ज़रूर है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।